यस, गुड इवनिंग। जैसे कि चलिए आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं। ओके, और कल हम लोग क्या किए थे, कल जो हम लोग मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार से हुआ था भारत में, और कौन कौन से लोग जो थे वो क्या किए थे, आक्रमण किए थे, उनके बारे में हम लोग देख चुके थे। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक न्यू एपिसोड जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है पहले ये भी हम लोग जान लेंगे। बहुत अच्छी तरह से थ्योरी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो थ्योरी को बहुत आराम से देखना है। क्या है, टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत। तो देखिए हम लोग जब भी दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को पहले ये जानना पड़ता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने यहाँ पर क्या किया, राज किया। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली सल्तनत में इसमें दिल्ली का नाम क्यों आता है, दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, तो दिल्ली का नाम क्यों आया, अलग नाम क्यों नहीं आया। मैसूर सल्तनत भी हो सकता था, बंगाल सल्तनत भी हो सकता था, पर ऐसे क्यों नहीं हुआ, दिल्ली सल्तनत के नाम से हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये बात है। ओके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत अच्छी तरह से। ओके, मज़ा आ जाएगा अच्छे क्लास में। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ओके, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो तुरंत पूछिएगा, या फिर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो क्या है, शुरू किया जाए। ओके, तो देखिए जब भी हम लोग शुरू करते हैं क्लास को तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है, ओके, इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं। जो भी राजा जो है भारत में राज किया तो उसे जो है दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी राजवंश जो थे, जो उन्होंने कैपिटल बनाया अपने राज्य का या फिर अपने देश का जो राजधानी बनाया, वो किसको बनाया था, वो जो है दिल्ली को बनाया था, इसलिए इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। ओके, हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने क्या किया, राज किया, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन आते हैं, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे राजवंश के बारे में, कौन कौन जो है, कौन कौन से वंश जो थे वो दिल्ली सल्तनत में राज किया था। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला होता हम लोग का गुलाम वंश। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, गुलाम वंश। ओके, इसे कहते हैं ममलूक वंश कहते हैं। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा, खिलजी वंश, इसको याद रखना है, किसके बाद कौन आया उस हिसाब से कर रहे लिख रहे हैं। ठीक है, गुलाब वंश, फिर खिलजी वंश, फिर कौन आ जाएगा, तुगलक वंश, सैयद वंश, लास्ट कौन हो गया, लोधी वंश। ओके, अब बात देखिए, ये जो दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत को हम लोग क्या करेंगे, 5 वंश है, 5 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर क्लास में एक एक वंश के बारे में देखेंगे। ओके, लेकिन क्या है, सैयद वंश और लोधी वंश में हम लोग क्या करेंगे, इनको जो है एक ही क्लास में देख लेंगे, एक ही क्लास में, क्योंकि ये सैयद वंश कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, इसको जो है हम लोग इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। लेकिन तुगलक वंश के बाद हम आपको बताएंगे कि तुगलक वंश के बाद, ठीक है, जो 2 राज्य जो है विघटित होकर नए राज्य के रूप में बन गए थे, वो आप लोग को हम पढ़ाएंगे बाद, विजयनगर, ठीक है, वो नगर के बारे में हम पढ़ाएंगे, वो किस प्रकार से हुआ था। ओके, और बहमानी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य इनके बाद आता है, तुगलक वंश के बाद आता है, तो उसको हम एक क्लास में शुरू कर लेंगे। ओके, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। देखिए आप लोग को याद कैसे रहेगा, हम लोग को ये जानना है कि सीक्वेंस वाइज में हम लोग को याद कैसे रहेगा कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम है गुलाब खिले तो सैयां लौटे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो, जो भी आप करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक्स क्या है याद रखने के लिए, राजवंश को याद रखने के लिए ट्रिक्स है कि गुलाब खिले तो सांस लो। ओके, ये है ट्रिक्स। एक मिनट, ब्लैक पेन से मार्क कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए गुलाब खिले तो सांस लो, एक क्या हो गया, गुलाब यहाँ खिले तो
सांस लो। जहाँ भी हम ब्लैक कलर के दिए हैं उसको ध्यान से देखें। दू से क्या हो जाएगा, ये देखिए ग है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग जान सकते हैं ये ग से क्या हो जाएगा गुलाम वंश, ये ख से क्या हो जाएगा खिलजी वंश, तो से क्या हो जाएगा तुगलक वंश, स से क्या हो जाएगा सैयद वंश, और लो से क्या हो जाएगा लोधी वंश। इजी था कि नहीं था? इजी था। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रिक्स याद रखना है। ओके, ये पहला ट्रिक्स हो गया। किसका ट्रिक्स हो गया? ये ट्रिक्स हो गया कि कौन कौन से राजवंश ने सीक्वेंस वाइज राज किया था किस पर, दिल्ली सल्तनत पर। तो क्या हो जाएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, या फिर गुलाब खिले तो सैया लौटे, जो भी आप कर सकते हैं सेम होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहला कौन है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश। हम आपको यही पर ही याद करा देंगे, बस मेरे साथ बोलते जाइए। पहला क्या हो जाएगा गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा क्या हो जाएगा सबसे अंतिम लोधी वंश। ओके, इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। ओके, तो बोल दीजिए टॉपिक है। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को पूछ देता है कि देखिए कोई भी अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी राजवंश आता है तो उसका कोई ना कोई राजा तो उसको संस्थापक तो होगा ना। संस्थापक का मतलब क्या होता है, संस्थापक का मतलब होता है कि वो आदमी क्या करता है, अपना वंश को क्या करता है, नींव डालता है। ओके, तो उसे कहते हैं संस्थापक। तो कभी कभी हम लोग को पूछ देता है एग्जाम में कि भाई बताइए तुगलक वंश का संस्थापक का नाम क्या था। पूछ देगा आपको कि बताओ सैयद वंश का संस्थापक का नाम क्या था। पूछ देगा आपको कि गुलाम वंश का संस्थापक का नाम क्या था। तो ये भी आप लोग याद करना है। ओके, तो देखिए इसका ये भी एक ट्रिक्स है, इसे भी ट्रिक्स हम आपको याद करवा देंगे किस प्रकार से ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग करेंगे। तो देखिए गुलाब वंश या फिर ममलूक वंश का इसका क्या हो गया, तो इसका एक ट्रिक्स है ऐबक जल गया, ठीक है, खिब्रो से, खिब्रो से। क्या दिख रहा है ना, ये क्या है, ये कौन सा है, ये संस्थापक का नाम है। ओके, संस्थापक, 5 वंश से 5 संस्थापक थे, यानी कि प्रत्येक वंश में आपका संस्थापक होगा। संस्थापक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो जो है उस वंश को नियुक्त करता है, यानी कि उसको जो है लागू करता है। ओके, तो देखिए गुलाम वंश में कौन होता है, गुलाम वंश का देखिए ऐबक है। एक मिनट, चलिए, ऐबक जल गया खिब्रो से। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, जो सबसे पहले हो जाएगा वो ऐबक हो, ठीक है। ऐबक यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, सब कुछ दिखा देंगे। खिलजी वंश में क्या हो जाएगा, खिलजी वंश का हो जाएगा जल से क्या हो जाएगा, जल से हो जाएगा जलाउद्दीन खिलजी। ओके, ग से यहाँ क्या है, पहला अक्षर देखिए ग से, यानी कि गया है लिखा हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का। ये देखिए ख से, ये ख हो गया, ये बोर हो गया, ये से जो है ना इसको नहीं लेना है। ओके, इसको नहीं लेना है। तो ख से क्या हो जाएगा, ख से हम लोग का क्या हो जाएगा, खिब्रो हो जाएगा। ओके, खिब्रो खान यहाँ पर है, और ब से क्या हो जाएगा, यहाँ से बहलोल लोधी। ओके, ये ख से क्या हो जाएगा, खिज्र खान, क्या हो जाएगा खिज्र खान, अब बो से क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से थे। ओके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गुलाम वंश का कौन था, देखिए इसको ममलूक वंश याद रखिए आपको। ओके, इसको याद रखना है बस आप लोग को। क्या है भाई, गुलाम वंश का संस्थापक का नाम क्या था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, दूसरा कौन है, खिलजी वंश का कौन था, तो देखिए ज, ठीक है, ऐबक जल, जल मतलब ज से क्या हो जाएगा, जलाउद्दीन, जलाउद्दीन खिलजी। पहले इसको जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश से क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। फिर सैयद वंश से क्या हो जाएगा, खिज्र खां, ओके, और लोधी वंश से क्या हो जाएगा, संस्थापक का नाम बहलोल लोधी। ओके, बहलोल लोधी। ये 5 आपको याद करना है। ओके, तो देखिए जो पहला ट्रिक्स हम दिए थे वो क्या था, ये जो है राजवंश का नाम था। ओके, गुलाब खिले तो सांस लो। दूसरा आपको बोलेगा कि बताइए संस्थापक का नाम क्या था, लोधी वंश का संस्थापक का नाम क्या था, हम लोग भूल जाते हैं। ओके, तो इसके लिए ट्रिक्स याद करना है, क्या, ऐबक जल गया खिब्रो से, क्या हो गया, ऐबक जो है जल गया खिब्रो से, तो ऐबक का क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी।
गया से क्या हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ओके। खिब्रो, ख से क्या हो जाएगा खिज्र खां, और बो से क्या हो जाएगा बहलोल लोदी, ओके। से को याद मत रखना है, इसको ये बस ऐसे सफिक्स के रूप में आ गया है, ओके। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक संस्थापक का नाम याद हो गया ना आप लोग को, क्या समझ में आ रहा है? बताइए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब चलिए आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अभी आप लोगों को क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ देता है आपको। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये भी देख लीजिए। अभी आपको पूछेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पूछेगा कि बताइए कौन से जो राजवंश है, ओके। आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा राजवंश सबसे अधिक क्या किया था, राजगद्दी में बैठा हुआ था, कौन सा वंश, ठीक है। गुलाम वंश बैठा था, या फिर खिलजी वंश बैठा था, या फिर तुगलक वंश बैठा था, सैयद वंश या फिर लोधी वंश। हो सकता है कि आपको दे दे कि ऑर्डर में लिखिए, ओके, मिलाने के लिए दे देगा कि इसमें बताइए इसमें जो है सबसे ज़्यादा से कम कौन सा राजवंश बैठा था, तो इस प्रकार से दे देगा आपको, तो आपको चूज करना पड़ेगा, तो वो आपको पता रहेगा तब ना करेंगे, ओके। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी हम लोग को भी जानना है। बात क्लियर हो चुका है? तो देखिए, पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो कहाँ से कहाँ तक था, ओके। तो देखिए याद कीजिएगा, ये जो है 1206 से लेके 1526 तक है, ये बस याद रखिएगा एक चीज़, 1206 से 1526। 1526 में क्या होता है, पानीपत का पहला लड़ाई होता है, ओके। तो वो सब हम बाद में बताएंगे जब ये लोधी वंश आएगा तब। तो देखिए, आपको याद करना क्या है, आपको याद करना है कि अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बताइए, ओके, बताइए कि इनमें से जो है ये 5 वंश में से सबसे अधिक जो है कौन राजगद्दी में बैठा रहा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक्स का नाम देखिए हम लोग को याद करना पड़ता है, ट्रिक्स इसलिए याद करना पड़ता है ताकि हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को जो रटना जो था उसको हम लोग को छोड़ पाएँ, ओके। तो याद देखिएगा, ट्रिक्स का नाम है तुगलक सखी, तुगलक सखी, ठीक है, तुगलक सखी याद हो जाएगा ना। देखिए क्या बोले हम, कौन सा राजवंश सबसे अधिक समय तक राज किया, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रिक्स, तुगलक सखी। तुगलक सखी से क्या हो जाएगा, तो देखिए तू से क्या हो जाएगा, तू से तुगलक वंश, ओके। ग से क्या हो जाएगा, ग से गुलाम वंश। ल से क्या हो जाएगा, लो से लोधी वंश, कहाँ गया, लोधी वंश, ओके। स से क्या हो जाएगा, स से सैयद वंश। और खी से क्या हो जाएगा, खी से हो जाएगा खिलजी वंश। क्या मेरा बात क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। क्या बात क्लियर हुआ, क्या क्या बोले हम, तुगलक सखी। तुगलक सखी में क्या हो रहा है, तो तुगलक सखी में तो से क्या हो जाएगा, तो से हो जाएगा तुगलक, ओके, यानी कि पहला नंबर। ग से क्या हो जाएगा, गुलाम। ल से क्या हो जाएगा, लोधी वंश, ठीक है। को याद नहीं रखना क्योंकि क से कुछ नाम ही क्या है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। स से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा सैयद वंश, और ख से क्या हो जाएगा, ख से खिलजी वंश, ओके। तो 3 ट्रिक्स के बारे में हम बता दिए थे। देखिए याद करेंगे, फिर से हम लोग याद करते हैं, एक बार देखिए ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग। क्या पूछेगा, आपको पूछेगा पहला नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि गुलाब खिले तो क्या सांस लो। तो ग से क्या हो जाएगा, ग से गुलाम वंश, ओके। फिर क्या हो जाएगा, खिले, ख से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश। स से क्या हो जाएगा, स से हो जाएगा सैयद वंश। फिर लास्ट में क्या है, लॉ से क्या हो जाएगा, लोधी वंश, ठीक है। तो ये 5 नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको पूछेगा कि बताइए संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, संस्थापक का नाम क्या है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा ऐबक जल गया खिब्रों से। क्या हो गया, ऐबक जो है जल गया, किससे, खिब्रों से जल गया, ओके। तो क्या हो जाएगा, ऐबक से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ज से क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन क्या खिलजी। फिर त से क्या हो जाएगा, गया से क्या हो जाएगा, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ओके। फिर क्या है, खिब्रों से क्या हो जाएगा, ख से क्या हो जाएगा, खिज्र खां, और बो से क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी, ओके। यहाँ तक याद हो गया। और अगर अभी पूछेगा आपको कि भाई बताइए कि कौन सा जो राज्य है, ठीक है, राजवंश है, वो ज़्यादा समय तक क्या रहा, गद्दी में बैठा रहा, तो क्या हो जाएगा, तुगलक सकी। तो से क्या हो जाएगा, तो से तुगलक। ग से क्या हो जाएगा, गुलाम, ठीक है। ल से क्या हो जाएगा, ल से हम लोग को हो जाएगा लोधी, और क्या हो जाएगा, सखी। स से क्या हो जाएगा, सैयद वंश, और ख से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक राज किया, और सबसे अधिक कौन किया, सबसे अधिक किया हम लोग का तुगलक वंश सबसे अधिक किया, पहला नंबर सबसे अधिक। फिर कौन करता है, फिर हम लोग गुलाम वंश करता है, फिर कौन, फिर तीसरा नंबर में लोधी, फिर चौथा में सैयद, और सबसे कम कौन करता है, राजगद्दी में कौन रहता है, खिलजी वंश, ओके। इसमें केवल 3 ही था, 3 ही मतलब वो करते हैं, ओके।
उसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट था। और मुबारक खिलजी तो वो बेकार था, चलिए उसका कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस पढ़ना है उसको, वही अंतिम शासक था, ठीक है, मुबारक खिलजी। उसके बाद खिलजी वंश खत्म हो जाता है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग गुलाम वंश है। तो यानी कि आज हम लोग गुलाम वंश को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। क्या बात क्लियर है? इसको जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बस डेमो देख रहे थे दिल्ली सल्तनत का, अभी शुरू होगा गुलाम वंश से। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि गुलाम वंश को हम लोग ममलूक वंश क्यों कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं अभी हम, और एक एक करके लिखेंगे। दिल्ली सल्तनत हम लोग हेडिंग देकर रखिएगा। ओके, इसको हम सब कुछ मिटा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहाँ से कब तक रहा, ये रहा हम लोग का 1206 से 1526 तक रहा। ओके, इसको याद रखना है बस। याद हो गया कि नहीं हुआ? इस प्रकार से याद करना है, इतना रटने से नहीं होगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे, बस दिमाग में रखिए। अब चलिए, पहला वंश कौन था हम लोग का? पहला वंश का नाम क्या था बताइए, क्या नाम था? गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, गुलाम वंश, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग ममलूक वंश भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका संस्थापक का नाम क्या था। अभी हम लिखा दिया था आप लोग को, संस्थापक का नाम क्या था जी? संस्थापक का नाम लिखिए, क्या है? संस्थापक। संस्थापक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए आपको पूछेगा कि कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो गुलाम वंश का था 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, यानी कि 1206 से 1290 तक किसका राज था दिल्ली सल्तनत पर? तो वो था गुलाम वंश का। ओके, कल हम आपको बता दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बहुत अच्छी तरह से बता दिए थे। ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये गुलाम था हम लोग का मोहम्मद गौरी का था। बात क्लियर? और मोहम्मद गौरी का जो बेटी था उसको क्या करता है, उसको जो है फंसा लेता है और शादी कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, जो मोहम्मद गौरी जो होता है, जो भी क्षेत्र जीत लिया रहता है, तो क्या करता है, ये जो इसको क्या करता है, दे देता है, और वो अपना गौर प्रदेश चले जाता है, अफगानिस्तान चले जाता है। यहाँ तक हम बता दिए थे ना कल। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक बात हम आपको ये भी बोले थे कि उस वक्त किसका राज चलता था? मुस्लिम में। ठीक है, जब भी मुस्लिम वंश का बात करते थे तो उसमें से सबसे मेन कौन था, सबसे प्रधान कौन था? जिस प्रकार से हम लोग का धर्मगुरु कौन होता है, हम लोग का भी धर्मगुरु होता है, ब्राह्मण और रमन को हम लोग धर्मगुरु मानते हैं। ओके, या फिर पंडित हो गया उस सबको। तो उसी प्रकार से जो मुस्लिम संप्रदाय था उस वक्त का धर्मगुरु का नाम क्या था? धर्मगुरु का नाम होता था खलीफा। एक पोस्ट होता था, क्या होता था? खलीफा। याद रखिएगा, ठीक है, वो खलीफा नहीं, ठीक है, खलीफा एक पोस्ट होता है। बात क्लियर? ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या होता है कि उस वक्त एक रूल था, मुस्लिम शासकों में एक रूल था कि अगर आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। उस वक्त एक रूल था कि जो भी मुस्लिम जो शासक थे, अगर कोई भी राजगद्दी पर अगर वो बैठेंगे तो उनको जो है खिलाफत यानी कि खिलाअत लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? खिलाअत। ओके, क्या लेना पड़ता था? खिलाअत। खिलाअत का मतलब क्या होता है? खिलाअत का मतलब होता है कि परमिशन। ये उर्दू वर्ड है, ठीक है, उर्दू वर्ड है। तो लेकिन इसको आप लोग सुनिए कि परमिशन लेना पड़ता था। किससे परमिशन लेना पड़ता था? तो उस वक्त जो है ईरान में खलीफा का राज था। कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पर? ईरान में जो है खलीफा रहते थे। ओके, ईरान में कौन रहते थे? खलीफा रहते थे। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ओके, तो आप लोग सुनेंगे खिलाफत आंदोलन होता है। तो उस वक्त जो खलीफा रहते थे वो ईरान में ना रह करके कहाँ रहते थे? तुर्की में रहते थे। ओके, तो ये सब बताएंगे हम, धीरे धीरे बताएंगे खलीफा क्या था, किस प्रकार से उनका चेंजेस हुआ। ओके, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोले हम आपको बोले कि उस वक्त जब यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे राजगद्दी में बैठे तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको जो है ईरान के जो खलीफा थे
उनसे परमिशन लेना पड़ता। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि हम जो है राजा के हिसाब से यानी कि सुल्तान के हिसाब से राजगद्दी में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई हम जो है एक गुलाम हैं, मोहम्मद गौरी का गुलाम है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम हमेशा के लिए गुलाम के जैसे ही रहेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम राजगद्दी में बैठ सकते हैं, लेकिन किसके नाम पर बैठेंगे, गुलाम के नाम पर ही बैठेंगे। ओके, हम जो है सुल्तान के नाम पर नहीं बैठेंगे। इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ध्यान से रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। बात क्लियर? अगर आपको पूछेगा कि पूरे का पूरा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक का नाम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक यानी कि रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि रियल फाउंडर कौन था, तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मारेंगे, हम लोग मारेंगे क्या, इल्तुतमिश मारेंगे। कौन इल्तुतमिश से बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से बस। ओके, तो क्या हुआ कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने जो है खलीफा से खिलाफत नहीं लिया। ओके, क्या कहा इसने, ये कहा कि हम जो है राजगद्दी पर एक गुलाम की तरह ही बैठेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हमको जो मेरा मालिक था यानी कि मोहम्मद गौरी था, जो हमको दे कर गया था उसका हम देखरेख करेंगे, बस देखरेख करेंगे। ओके, बात क्लियर? और इसने जो है क्या किया, अपनी राजधानी कहाँ बनाया, अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाया, लाहौर। ओके, कहाँ बनाया, अपनी राजधानी जो है ना उसने कहाँ बनाया, लाहौर में बनाया। ओके, इसलिए देखिए आपको जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा जाता है, तो हम लोग क्यों बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका 2 उदाहरण है। ठीक है, 2 कारणों से हम इसे नहीं कहेंगे कि ये क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वास्तविक संस्थापक थे। पहला कारण क्या हो जाएगा, पहला कारण हो जाएगा कि इसने अपने आप को क्या नहीं कहा, अपने आप को जो है राजा नहीं कहा, और यानी कि ये जो है खलीफा से जो है खिलाफत नहीं लिया था, परमिशन नहीं लिया था। बात पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया कि इसने जो है दिल्ली सल्तनत में क्या होता, दिल्ली सल्तनत का नाम क्या था, दिल्ली सल्तनत का नाम था कि इसमें जितने भी राजा आए उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, उन्होंने जो है अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, तभी ना इसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बना रहा है, लाहौर बना रहा है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। क्या मेरा बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक हो गया बात, बहुत पूछ पढ़ लिए। ओके, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लिए हम लोग, संस्थापक कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक था। राजधानी कौन था, राजधानी कहाँ बनाया इसने, राजधानी जो है इसने लाहौर बनाया। आपको बता दिया हम कि इसे कहा ही नहीं हम लोग बनाते हैं, रियल फाउंडर क्यों नहीं कहते हैं, ये सब के बारे में हम क्या कर दिए, आपको हम बता दिए। ओके, अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये दिल का बहुत अच्छा था, और जितने भी लोग होते थे, जो भी इसके दरबार में आते थे, उनका मदद बहुत मदद करता था। ये कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लोगों की बहुत मदद करता था, बहुत मदद। इसलिए लोग इसको क्या कहते थे, लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम नाम से पुकारते थे। क्या नाम से पुकारते थे, हातिम। ओके, हातिम नाम से क्यों पुकारते थे, तो इसलिए पुकारते थे क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लोगों की बहुत मदद करते थे। बूढ़े हो गए, जो भी उसके पास आते हैं, अगर कुछ उसको याचिका लेकर कोई आते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका मदद कर देता था वो। ओके, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, इसको जो है हातिम कहा जाता था। पॉइंट नंबर 1 याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ये बहुत दान देता था, बहुत दान देता था। यानी कि जो भी आता था, ब्राह्मण आया उसको दान दे दिया, बहुत दान देता था। इसका मन बहुत अच्छा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत अच्छा था। तो इसलिए ये लाखों रुपया का ये क्या करता था, दान दे देता था, जितना बहुत मर्जी बहुत अधिक दान देता था। इसलिए इसको क्या कहते थे, इसलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से भी कहा जाता है। ओके, क्या कहते हैं इसको, जो है हम लोग लाख बख्श के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो देखिए 2 चीज़ में हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन सा, एक हो गया इनको जो है हातिम हम लोग कहते थे। हातिम क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो है लोगों को क्या करते थे, बहुत मदद करते थे। ओके, और लोगों को ये बहुत दान भी देते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा शासक का नाम जो है लाख बख्श है, तो क्या कहेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये देखिए ये महाराज है कुतुबुद्दीन ऐबक।
अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है, इनको जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान जानते हैं ना, जिस प्रकार से हिंदू धर्म में क्या है, हम लोग रामायण गीता ये सब क्या है पवित्र ग्रंथ है, तो उसी प्रकार से मुस्लिम में क्या है, जो कुरान होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग जो है पवित्र ग्रंथ कहते हैं मुस्लिम का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान बहुत अच्छी तरह से याद था, पूरा कुरान याद था, पूरा कुरान याद था उसको, तो इसलिए पूरा कुरान याद था, इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता था, इसका नाम है कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था, इसको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। क्या बात क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, हमें एकदम गारंटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो क्या क्या कहेंगे, देखिए पहला क्या हो गया, हातिम हो गया। हातिम क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो है लोगों की बहुत मदद करता था, इसलिए इसका नाम क्या था, इसलिए इसको जो है हातिम नाम से भी पुकारा जाता था। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नाम है हम लोग का लाख वक्स, ठीक है, लाख वक्स। लाख वक्स क्यों कहते थे, लाख वक्स इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो है बहुत अधिक दान करता था, बहुत दान करता था। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या था, इसका नाम जो था लाख बख्श हो गया। बात क्लियर? फिर क्या हो गया, इसे जो है कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। कुरान खान के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि इन्हें जो है कुरान बहुत अच्छी तरह से याद था, बहुत याद था, पूरा याद था, पूरा एकदम, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दीजिए कहीं भी, कुरान उसको एक एक चीज़ उसको याद था, कुरान खान। ओके, तो ये सब बात कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब देखिए इसका हम कुछ क्या करेंगे, निर्माण को देखते हैं कि यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये क्या क्या चीज़ का निर्माण किया था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिल्ली में इसने किसका निर्माण किया था, दिल्ली में जो है इसने कुतुब मीनार का, ठीक है, कुतुबुद्दीन जो था कुतुब मीनार बनवाया था। क्या बनाया था, दिल्ली में है, ठीक है, कुतुब मीनार बनाया था। ओके, लेकिन कुतुब मीनार बनाया था ये तो सब लोग को इसको पता ही है, कुतुब मीनार बनाया था ये सबको पता है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कुतुब मीनार बनाया था ये किसकी याद में बनाया था, किसकी याद में बनाया था। जैसे आप सभी को पता है कि ताजमहल जो है शाहजहां किसकी याद में बनाया था, मुमताज़ महल की याद में बनाया था। उसी प्रकार से कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनका जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु होते थे, एक गुरु थे, उनका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था, इनका नाम था बख्तियार काकी। यानी कि कुतुब मीनार जो है ये किसकी याद में बनाया गया, ये बनाया गया बख्तियार काकी। बख्तियार काकी कौन थे, बख्तियार काकी कौन थे, बख्तियार काकी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ओके, तो इन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए, इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन जो है इन्हें कुतुब मीनार की रचना किया। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इनके समय में कुतुब मीनार पूरी तरह से बना नहीं था। ओके, बना नहीं था पूरी तरह से। इसे कौन कंप्लीट किया था, इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने किया था। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कुतुब मीनार का निर्माण कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसकी याद में कराया था, बख्तियार काकी की याद में कराया था। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोग को, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए, किसी कुछ डाउट तो नहीं है ना? अब चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब क्या बनाया, ये तो हो गया है। ये आपको पूछेगा कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये भाई दिल्ली में है। कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। अब देखिए और एक चीज़ बनाया था इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ से क्वेश्चन आता है एकदम, 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, इसने जो है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ओके, और आपको पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा ये जो है अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अजमेर। कहाँ स्थित है जी, अजमेर में स्थित है। बात क्लियर? तो अगर पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है मेरा अजमेर में स्थित है। ओके, और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या था, ये जो है एक संस्कृत विद्यालय था। ओके, संस्कृत इसमें पढ़ाई होता था, तो उसे क्या किया, उसे जो है तोड़ उड़ के
क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ओके, बस नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, लेकिन रियल में क्या था, रियल में जो है ये एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था, संस्कृत विद्यालय था, यानी कि उसमें जो है बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। ओके, तो आप लोग याद हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना था, ये जो है अजमेर में बना। बात करें यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है एक सेनापति हुआ करता था। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इनका एक सेनापति था, किनका, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। इनका नाम क्या था, इनका नाम था बख्तियार, बख्तियार खिलजी। ठीक है, आप लोग बोलेंगे खिलजी मतलब क्या, ये खिलजी वंश का है, नहीं, खिलजी है तो यहाँ पर लिखा हुआ खिलजी, लेकिन खिलजी वंश का नहीं है ये कौन है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये सेनापति थे। कौन, बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्या थे, ये जो है सेनापति थे, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इसको रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ, इसने क्या किया, इसने जो है आप लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में था। ओके, तो इसने क्या किया, इस भोंकू ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। किसको जला दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। किसने, बख्तियार खिलजी जो था, क्या किया था, इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया, इसने जो है जला दिया। ओके, क्या आप लोग हमको बता सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको कौन बनाया था, कोई बता सकते हैं हमको, कमेंट कीजिए, कोई बता सकते हैं, हम आपको पढ़ा चुके थे। ओके, कौन सा साम्राज्य का बात हम कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में किसने बनाया था, कौन सा राजा जो था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, कौन रखा था, क्या पता है किसी को। तो देखिए उनका नाम था कुमार गुप्त था। क्या था, कुमार गुप्त। ओके, तो कुमार गुप्त जो था उसने क्या किया था, इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। ओके, लेकिन बख्तियार खिलजी क्या करता है, बख्तियार खिलजी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, पूरा जला देता है। इतना भयंकर उसमें आग लगा था, बहुत किताब था नालंदा यूनिवर्सिटी में, बहुत किताब था, बहुत। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी था जिसमें जो है रहने की भी सुविधा थी, हॉस्टल प्रबंधन था, तो क्या हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आपको पूछे कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था, अगर आपको कोई पूछे कि पूरा वर्ल्ड का कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, तक्षशिला यूनिवर्सिटी था। तक्षशिला कहाँ पर है, तक्षशिला अभी जो है फिलहाल पाकिस्तान में है। चाणक्य का नाम जानते होंगे, चाणक्य जो थे कहाँ के गुरु थे, वे जो है तक्षशिला का गुरु थे। लेकिन वहाँ पर जो है हॉस्टल की व्यवस्था नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या था, इसमें जो है हॉस्टल की भी व्यवस्था थी। ओके, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो क्या हुआ, सेनापति कौन था, सेनापति जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी था। इसने क्या किया, इसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से जला कर राख कर दिया। क्या बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना। तो ये था क्या, ये था हम लोग का कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो कुछ जानना था हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो क्या किया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बनाया गया, ये जो है अजमेर में बनाया गया। अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। ओके, ये सब के बारे में हो गया, यहाँ तो हुआ कि नहीं हुआ। तो जल्दी से इसको फोटोकॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसको। आपको पूछेगा कि राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी जो है ये अब लाहौर में बनाया था। ओके, अब देखिए इसका मृत्यु के बारे में क्वेश्चन इतना पूछता नहीं है, लेकिन कैसे मारा ये भी जान लीजिए। एक बार क्या था ना, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है घोड़े में चढ़ करके क्या कर रहा था, घोड़े में चढ़ करके पोलो खेल रहा था। पोलो क्या होता है, पोलो जो होता है एक गेम होता है जिसमें घोड़े के ऊपर में बैठ करके बॉल टाइप का होता है, उसको मारा जाता है। ओके, तो वो होता है पोलो। तो पोलो खेलने के वक्त क्या हो गया, वो जो है घोड़े से गिर गया। ओके, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका मकबरा कहाँ होगा, यानी कि मकबरा का मतलब क्या होता है, यानी कि लाश को उस वहाँ पर दफनाया जाता है। तो उसका जो है जो मकबरा है, मकबरा भी कहाँ पर स्थित है, लाहौर में स्थित है। ओके, तो आप लोग जान गए कि गुलाम अख्तर जो पहला जो राजा था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो इसका जो है इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर में बनाया था। और मकबरा मतलब यानी कि उनका जो लाश है वो कहाँ पर है, वो जो है लाहौर के मकबरा में स्थित है। बात क्लियर, यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए संस्थापक तो पढ़ लिए, लेकिन क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को रियल फाउंडर कहते हैं, नहीं कहते। बात क्लियर, तो चलिए अब यहाँ से मिटा रहे हैं हम। अब चलिए दूसरा के बारे में पढ़ेंगे।
मेरा बात आप ध्यान से देखिए। जैसे ही देखिए, अब क्या देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया घोड़ा से गिर करके। अब क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसी प्रकार से क्या था, उसी प्रकार से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम हुआ करता था। उसका नाम क्या था, इनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या नाम था, इनका नाम था इल्तुतमिश नाम था। बात क्लियर। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। तो जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बदले राजगद्दी में कौन बैठ गया, तो उनके बदले राजगद्दी में बैठ गया इल्तुतमिश बैठ गया। कौन बैठ गया, इल्तुतमिश बैठ गया। ये जैसे ही बैठा राजगद्दी में तो क्या हो गया, अब जो है इसके कुछ होने लगेगा। अब इसका कुछ होने लगेगा, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कल के क्लास में हम लोग जाते हैं। कल जो हमको बताए थे उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोले थे हम, आपको दो चीज़ बोले थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कितना था, कल हम बताए थे कि नहीं बताए थे, कल हम बताए थे आपको। इसका जो है 3 गुलाम था, बोले थे ना। एक क्या था, एक का नाम था यालदोज, ठीक है। दूसरा नाम था कुवाजा, ये हम बताए थे, कल बता चुके थे। तीसरा कौन था जी, तीसरा था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, केवल ऐबक लिख रहे हैं। तो क्या था, मोहम्मद गौरी का जो है 3 गुलाम था। कौन कौन सा, यालदोज, कुवाजा और ऐबक। तो इसमें से किसको दिया, राजगद्दी किसको दे दिया, ऐबक को। क्यों, क्योंकि ये जो है ऐबक जो है इसकी बेटी से क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, तो इसको दे दिया। तो ये जैसे ही मर गया, ऐबक जैसे ही मर गया, तो ऐबक का गुलाम कौन आ गया, इल्तुतमिश आ गया। लेकिन क्या होगा, इन तीनों गुलाम में से जो यालदोज था, कौन था, यालदोज, इसने बगावत कर दिया। क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, इसको कहानी के रूप में लीजिए, मजा आएगा बहुत। यालदोज कौन था, यालदोज भी जो था ये भी गौरी का गुलाम था। यालदोज बोलने लगा कि अरे भकलोल, इल्तुतमिश को, तुम देख नहीं रहा है ऐबक कौन है। ऐबक जो था गौरी का कौन था, गुलाम था, हम भी गौरी के गुलाम हैं, तो इस हिसाब से हमको बनना चाहिए राजा, कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का राजा हमको बनना चाहिए। तुम किस हिसाब से बैठ गया रे। बात तो सही बोला है, यालदोज एकदम सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि यालदोज, कुवाजा और ऐबक जो था, तीनों के तीनों मोहम्मद गौरी के कौन था, गुलाम था। तो इस हिसाब से अगर ऐबक मर गया तो इस हिसाब से इन दोनों में से किसी को बैठना चाहिए था। लेकिन बैठ कौन गया, बैठ गया ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ओके, तो अब यालदोज क्या करने लगा, यालदोज जो है बगावत कर दिया, बोला कि हम राजा बनेंगे। लेकिन ये बोला नहीं, हम बनेंगे, क्योंकि ये है ऐबक का गुलाम हम है, तुम पहले था मोहम्मद गौरी का, जाओ मोहम्मद गौरी को पास जाओ। अब मोहम्मद गौरी थोड़ा ना रहेगा, तो मर गया होगा। ओके, तो अब क्या होता है, अब जो है इल्तुतमिश और यालदोज के बीच 1215 में, कब, 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है, युद्ध होता है किसके किसके बीच, इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज। ओके, यालदोज, इन दोनों के बीच क्या होने लगा, इन दोनों के बीच जो है तराइन का तीसरा युद्ध हो गया। कब हुआ, 1215 में। किस बात पर, गद्दी पर कौन बैठेगा, उस पर, क्योंकि यालदोज चाहता था कि भाई हम गौरी का कौन है, गुलाम है, तो हमको बैठना चाहिए। लेकिन इल्तुतमिश बोलता था कि भाई हम ऐबक का गुलाम है, हम ही बैठेंगे। तो इन दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। तो देखिए तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था, ठीक है, 1191 में हुआ था। कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो ये किसके किसके बीच हुआ था, बताइए तो, किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें 1191 में वो मर गया, मरा नहीं, हार गया, ठीक है, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन 1192 में कौन हो गया, 1192 में आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई होता है। इस युद्ध में हमारा पृथ्वीराज चौहान मर जाते हैं। ओके, तो ये पहला दूसरा था। और ये कौन थे, ये 1215 में, यानी कि तराइन का तीसरा युद्ध। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से जो है कौन कौन सा सही क्रम में चुनिए। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में। ओके, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे।
ओके, तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये यहाँ तक हो गया है। तो जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो कौन जीत जाता है, तो इसमें जो है इल्तुतमिश क्या हो जाता है, जीत जाता है। क्या होता है, इल्तुतमिश जो है ये जीत जाता है। और जैसे ही, बात को ध्यान से सुनिए, जैसे ही इल्तुतमिश जीत जाता है ना, इसने अपने आप को सुल्तान बोल देता है कि हम सुल्तान बन गए। कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का हम अब सुल्तान हैं। यानी कि इसने अपने आप को एक उपाधि दे देता है। कौन सा उपाधि, ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान, सुल्तान की उपाधि धारण करता है कौन, इल्तुतमिश। कब करता है, जब वो यादोज को हरा देता है तो क्या करता है, वो जो है अपने आप को सुल्तान की क्या करता है, उपाधि धारण कर लेता है और खलीफा से खिलाफत ले लेता है। क्या लेता है, खलीफा से। खलीफा आप लोग को बता दिए थे, ईरान में रहते थे, वो धर्मगुरु थे। ओके, और जो भी काम कीजिए उसको, उससे आपको जो है परमिशन लेना पड़ता था। ओके, तो क्या होता है कि इल्तुतमिश जो है तुरंत जैसे जीत लिया तो क्या करता है, वो बोलता है कि भाई तुरंत चले जाएंगे, तो ये कहीं कुबाजा तो नहीं आ जाएगा, फिर कुबाजा आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम जाते हैं ईरान, जाते हैं ईरान से हम क्या करते हैं, खिलाफत ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं। तो क्या करता है, इल्तुतमिश सुल्तान का उपाधि लेकर के कहाँ जाता है, ईरान जाता है। और वहाँ के जो खलीफा थे उसको लिखा देते कि भाई बताइए सर, हम जो है अब से भारत का जो दिल्ली सल्तनत का राजा होंगे। तो जो खलीफा थे वो भी खिलाफत दे देते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इल्तुतमिश होता है अपनी राजधानी, क्या, अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाता है। कहाँ से कहाँ बनाता है, दिल्ली बनाता है। लाहौर से दिल्ली काहे बोले हम, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कहाँ बनाया था, वो जो है अपना जो राजधानी था लाहौर बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश कहाँ बनाया, इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली में बना दिया। कहाँ बनाया, दिल्ली बना दिया। बात क्लियर। तो अगर आपको पूछे कि बताओ कि इल्तुतमिश को जो है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये होगा, दो कारण होगा, क्योंकि इसने जो है क्या करता है, खलीफा से जाकर खिलाफत ले लेता है। दूसरी बात, ये जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली में बना देता है। कहाँ बनाता है, दिल्ली बना देता है। बात क्लियर। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए जो है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का रियल फाउंडर कहते हैं। बात क्लियर। अब क्या होता है कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश क्या करता है अपने दरबार में, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने जो है अपने दरबार में 40 तुर्क मंत्रिमंडल की गठन करता है, मंत्रिमंडल की गठन करता है। ठीक है, क्या करता है, जो इल्तुतमिश होता है 40 तुर्क मंत्रिमंडल की गठन करता है। यानी कि जैसे देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी एक देश को चलाना है आपको, तो क्या कोई एक आदमी इसको चला सकता है, क्या चला सकता है। मान लेते हैं कि चलिए भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी बोलेगा कि भाई हम पूरा का पूरा सभी मंत्रिमंडल जो पोस्ट है वो हम ही ले लेंगे, तो क्या हो सकेगा। एजुकेशन सिस्टम को देखना पड़ेगा, आपको गृह मंत्रालय देखना पड़ेगा, रक्षा मंत्रालय देखना पड़ेगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देखना पड़ेगा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। क्या क्या एक आदमी इतना काम कर सकता है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ता है, इसलिए जो है उनको मंत्रिमंडल को बनाना पड़ता है। आप लोग को जब पॉलिटी होगा तब हमको बताएंगे कि जो मंत्री परिषद की जो बात होती है वो आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है। आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्री परिषद की बात की गई है। ओके, और जो प्राइम मिनिस्टर का बात होता है वो 75 में होता है। ओके, बात क्लियर। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो 76 होता है। पॉलिटी बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिटी जो होगा ना, जब हिस्ट्री खत्म होगा तब पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी। ओके, तो चलिए ये सब बात की बात है। तो क्या हो गया कि इसी प्रकार जो है इल्तुतमिश भी जो है इसने क्या करता है, 40 तुर्क मंत्रिमंडल की गठन करता है। इसमें तुर्क मंत्रिमंडल का मतलब क्या है, इसमें तुर्क जोड़े हम इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे, कितने थे, 40 जो मंत्रिमंडल के जो लोग थे वे कहाँ के थे, वे जो है तुर्क के थे। कहाँ के थे, तुर्क के थे, क्योंकि वे जो है तुर्क थे। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक बात क्लियर होगी, जल्दी से लिखिए ये सब पॉइंट को, फिर कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा। बात क्लियर। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ना इसमें। ओके, इसको लिख लिए ना, जल्दी से लिख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देंगे क्योंकि बहुत कुछ लिखना है इसमें। और
चलिए अब क्या होता है कि इल्तुतमिश जो है अपने कार्यकाल के समय इसने दो प्रकार के सिक्के बनाता है, यानी कि सिक्के का बात करेंगे तो इसने जो है दो प्रकार का सिक्का बनाया। ओके, एक होता है तांबा का सिक्का, इसका नाम इसने दिया जीतल। ओके, और एक था इसका चांदी का सिक्का, इसका नाम क्या था? इसका नाम था टांका। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि इल्तुतमिश के समय कितने प्रकार के सिक्कों की खोज हुई, तो क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक तांबा का सिक्का, इसका नाम क्या था? जीतल, और चांदी का टिक्का सिक्का का नाम क्या था? इसका नाम था टाका। ठीक है, टाका बोल सकते हैं या टाका बोल सकते हैं। बात के लिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए, जब इल्तुतमिश राजा नहीं बना था, यानी कि जब कुतुबुद्दीन जब जिंदा था, तो उस वक्त जो है जो इल्तुतमिश था, ये बंदायूं शहर, एक बंदायूं शहर है, यूपी का है। ठीक है, बंदायूं शहर कहाँ पर है? ये जो है यूपी में है। यूपी का क्या था? यूपी का जो है सूबेदार था। क्या था? सूबेदार। ओके, सूबेदार का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर जगह को उसका देखरेख करने के लिए दे दिया गया है, उसे कहते हैं सूबेदार। बात क्लियर? बस वो बात है। अब देखिए इल्तुतमिश क्या हो गया इसमें देखेंगे, जब इल्तुतमिश राजा नहीं बना था तो राजा बनने से वो कहाँ का सूबेदार था? तो ये जो है बंदायूं शहर का सूबेदार था। बात क्लियर? इसने जो है राजा बनने के बाद कितने प्रकार के सिक्कों की चलन किया? ओके, पेश किया। तो दो प्रकार का, एक था हम लोग का क्या? तांबा का, और दूसरा चांदी का। तांबा का नाम क्या था? जीतल, और चांदी का नाम टाका। ओके, अब देखिए क्या होता है। अब जो है इसके समय में, किसके? इल्तुतमिश के समय में इसने एक घोषणा कर दिया। क्या किया? एक जो है घोषणा किया। घोषणा ये था कि अगर कोई भी आदमी को, ध्यान से सुनिएगा, इसने ये घोषणा किया कि अगर कोई भी आदमी को अगर किसी भी तरह से उसको अगर, एक मिनट, हाँ चलिए, इसने एक चीज़ का घोषणा किया था। इसने ये घोषणा किया कि अगर शुक्रवार के समय, किसके समय? शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार के समय अगर कोई भी, ठीक है, शुक्रवार के समय अगर कोई भी लाल कपड़ा पहन करके, ठीक है, अगर शुक्रवार के समय लाल कपड़ा पहन करके कोई भी अगर क्या करेगा? चौराहे में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक चौराहा उसने बनाया था, जिसमें मतलब क्या था कि जो भी लोगों को कुछ कठिनाई होती थी तो क्या करते थे, वही जो है कुछ विशेष परिस्थिति के समय वे लाल कपड़ा पहनते थे और उसके सामने में बात करते थे। तो उनकी बातों को क्या किया जाता था? उनकी बातों को या फिर उनकी जो प्रॉब्लम को 100% सोल्व किया जाता था। कब? अगर कोई जो है शुक्रवार के समय में लाल कपड़ा पहन ले। क्या पहन ले? लाल कपड़ा। लाल कपड़ा पहनना पड़ेगा। ओके, और कब? शुक्रवार के समय। तो क्या करेगा? जो राजा थे वो क्या करते थे? ये जो है अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ क्या करेंगे? जितने भी मतलब जनता सब होंगे, जनता भी आएंगे, एक तरह का बैठक होता था। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें जाकर किसी को अगर कुछ भी, अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना है, ओके, या फिर उसको जो है कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है और इस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन वो पाना चाहता है या फिर चाहती है, तो क्या करेगी? वो जो है शुक्रवार के समय लाल कपड़ा को धारण करेगा और वहाँ पर जाएगा। ओके, और उसके बारे में वो बात करेंगे। तो क्या होता था? इसमें जो है उसको सोल्यूशन मिल जाता था। ओके, यानी कि उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कराया जाता था। ओके, तो ये चीज़ कब क्या रखा गया था? ये जो है शुक्रवार को ये सब चीज़ किया गया था। तो इसको कौन कराया था? इसको जो है इल्तुतमिश ने कराया था, लागू किया था। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? तो शुक्रवार के समय क्या करना पड़ता था? लाल कपड़ा का धारण करके अगर कोई भी अपना प्रॉब्लम को बोलेगा तो उसको जो है सॉल्व कराया जाता था। ओके, अब एक बात देखिए, इसने जो है, यानी कौन? इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने क्या किया? जिसने जो है इक्ता व्यवस्था लागू किया। इक्ता व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, क्या किया था? इक्ता व्यवस्था जो है लागू किया था। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई इक्ता व्यवस्था क्या है? तो देखिए, इक्ता व्यवस्था कुछ नहीं है, ये बस नया नाम है किसका? सामंत व्यवस्था का। किसका नाम है? ये जो है सामंत व्यवस्था का नया नाम है। क्या? इक्ता व्यवस्था। सामंत व्यवस्था क्या था? सामंत व्यवस्था हम आपको पढ़ा चुके थे कि जो सामंत व्यवस्था जो है वो सबसे पहले कौन शुरू किया था? तो सबसे पहले जो है सातवाहन के जो राजा थे,
ओके, सातवाहन राजा जो थे उन्होंने सबसे पहले सामंत व्यवस्था के बारे में बात किया था। सामंती व्यवस्था या फिर सामंत व्यवस्था में क्या होता था, इसमें जो है जितने भी लोग काम करते थे, ओके, जो सैनिक हो गए या फिर जो भी दरबार में रहते थे, उनको क्या किया जाता था, उनको जो है केस मतलब समझते हैं ना, पैसा, पैसा के बदले जो है भूमि दिया जाता था, जमीन दिया जाता था। तो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है सामंत व्यवस्था कहते थे। वही सेम चीज़ एकता व्यवस्था भी होता है, बस नाम चेंज है। उस वक्त सामंत व्यवस्था से जाना जाता था, लेकिन इनके समय क्या जाना जाएगा, इसके समय जो है एकता व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो क्या हो गया, इल्तुतमिश जो है 2 प्रकार के सिक्का चलाया था, एक तांबा का, चांदी का। बंदाई शहर का वही सुविधा था पहले। शुक्रवार का समय अगर कोई भी उसके दरबार में लाल कपड़ा पहन के आ जाता था तो क्या करेगा, वही जो है उसका प्रॉब्लम को सोल्व करता था। ओके, फिर क्या था, इसने जो है एकता व्यवस्था को लागू कराया था। बात क्लियर है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुका है। एकता व्यवस्था को क्या करता था, ये जो है लागू करता था। ओके, अब चलिए, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा चीज़ बच गया है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिटा रहे हैं हम। देखिए क्या है ना कि इल्तुतमिश का एक बेटी थी, ध्यान से देखिएगा। इल्तुतमिश का एक बेटी थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश के मरने से पहले, ठीक है, इल्तुतमिश जो है मरने से पहले ये बोल दिया था कि मेरे बाद राजगद्दी में कौन बैठेगा, तो मेरे बाद राजगद्दी में मेरी बेटी रजिया सुल्तान ही बैठेगी। ओके, क्यों, क्योंकि इसका एक बेटा था, नाम क्या था, रुकमुद्दीन। रुकमुद्दीन, ठीक है। ये जो रुकमुद्दीन जो था, ये क्या था, ये एक नंबर का भकलोल था, ठीक है, भकलोल टाइप का था। कुछ इसमें राजा बनने का कुछ योग्यता ही नहीं थी, लेकिन राजा बनने की योग्यता किसका पास था, रजिया सुल्तान के पास था, क्योंकि ये जो है बहुत योग्य शासिका बन सकती थी। तो यही चीज़ देख करके इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरा बेटा के बदले मेरी बेटी को क्या बनाया जाए, राजा बनाया जाए। लेकिन आप लोगों को पता है कि पहले अभी भी जो है लड़कियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। ओके, पहले तो सोचिए कि कितना खतरनाक होगा। तो उन आपको हम ये भी बताए थे कि इसके समय में 40 तुर्क सरदार रहते थे, मंत्रिमंडल के सरदार रहते थे। तो उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि नहीं, रजिया सुल्तान नहीं बन सकती है। ओके, तो इल्तुतमिश ने कहा था कि रजिया सुल्तान ही बनेगी, लेकिन जो 40 तुर्क जो सरदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम डायनेस्टी का राजा नहीं बन सकती है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक लड़की है, क्या हम लोग लड़की के अंडर में काम करेंगे, ये हम लोग जीते जी नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो क्या किया, ये जो है रुकमुद्दीन को क्या बना दिया, शासक बना दिए। कौन, 40 तुर्क सरदार जो थे, ये किसको राजा बना दिए, ये जो है इल्तुतमिश का बेटा रुकमुद्दीन को बना दिया। क्या बना दिया, राजा बना दिया, ठीक है। लेकिन इसका बेटी जो थी बहुत होशियार थी, बहुत होशियार। इसको याद आ गया कि अरे मेरे जो पिताजी थे, इसने क्या किया था, इसने जो है एक चीज़ लागू कराया था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था वो। कौन सा, कि अगर हम शुक्रवार के समय लाल कपड़ा पहन करके चले जाते हैं तो मेरा जो मांग है वो क्या किया जाएगा, वो जो है 100% क्या किया जाएगा, सोल्व करा जाएगा। लेकिन मांग जो है वो लीगल होना चाहिए, नहीं तो अगर हम चाहेंगे कि भाई हमको कितना ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए तो थोड़ा ना देगा, कुछ होना चाहिए उसमें। ओके, तो रजिया सुल्तान को उसका पिताजी बोल के गया था कि हमको क्या करेगा, हम ही को जो है राजा बनने के लिए दिया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो है रजिया सुल्तान क्या करती है, वो जो है लाल कपड़ा धारण करती है और शुक्रवार में क्या करती है, वो चले जाती है। ओके, तो इसमें क्या था, राजा कौन थे, रुकमुद्दीन थे, 40 तुर्क सरदार भी थे और बहुत सारी जनता भी था। ओके, जनता भी थे। तो इसमें जो है अगर जनता जिसका सपोर्ट करेगा उसी के ऊपर में राय दिया जाएगा। ओके, तो वो दरबार ऐसे ही था, एक दरबार बनाया गया था। वो दरबार कौन बनाया था, इल्तुतमिश बनाया था। इसमें जो है केवल जनता का बात को ही लिया जाता था, जनता क्या चाहती है। तो ये क्या किया, ये जो है रजिया सुल्तान अपने जा करके क्या सब कुछ बताया कि मेरा जो पिताजी थे ये हमको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन ये 40 तुर्क क्या किए, मेरे भाई को बना दिए। तो जनता क्या किए, जनता जो है पिघल गई, इसके तरफ मुड़ गए, रजिया सुल्तान की तरफ क्या हो गया, उसका सपोर्ट करने लगे, यानी कि रजिया सुल्तान को सपोर्ट करने लगे। और क्या हुआ, और जो है ये
उस ट्रिक से क्या करता है, रजिया सुल्तान कहाँ की शासिका बन जाती है, ये जो है गुलाम वंश की शासिका बन जाती है और रुकनुद्दीन को हटना पड़ता है, राजा के पद से हटना पड़ता है। बात क्लियर हुआ किस प्रकार से हटी, कैसे हटी वो, ये जो है लाल कपड़ा धारण कर ली, कब, शुक्रवार के समय, और जनता के पास चले गई, ओके, यानी कि उस दरबार में चली गई। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है रजिया सुल्तान को राजा बनाने के लिए मुहर दे देना पड़ता है, ठीक है, मुहर लगाना पड़ता है। और क्या होता है, और उसके बाद जो है रजिया सुल्तान क्या हो जाती है, रजिया सुल्तान जो है राजा बन जाती है। बहुत खतरनाक राजा थी ये, लड़की होने के बावजूद क्या होती थी, ये जो है पूरा लड़का का ड्रेस पहनती थी, ओके, और उसी से क्या करती थी वो जो है, जैसे राजा लोग काम करते थे उसी तरह से रजिया सुल्तान भी काम करती थी, ओके, बस इतना फर्क है। अब क्या करेंगे, अब हमें जो है हम लोग नया चीज़ पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इल्तुतमिश कंप्लीट हो चुका है, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए राजा सुल्तान जो था, राजा सुल्तान का समय क्या था, 1236 से 1240, ठीक है, 1236 से 1240 ये पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, अगर आपको पूछे कि दिल्ली सल्तनत या फिर पूरा भारत का पहला शासिका कौन थी, ये कौन थी, ये जो है पहला शासिका, शासिका शासक नहीं, शासिका यानी कि लड़की राजा, ठीक है, तो पहला शासिका थी कौन, रजिया सुल्तान। बात क्लियर। अब देखिए इसके समय में क्या था कि बहुत जो लोग थे वे चाहते नहीं थे कि रजिया सुल्तान क्या बने, रजिया सुल्तान जो है राजा बने। तो इस बात पे क्या हो गया, इस बात में, ठीक है, जो ये तो क्या था, रजिया सुल्तान तो शासिका बन चुकी थी। अब क्या हो गया, इसमें जो है बहुत अलग अलग जगह में क्या होने लगा, इसका जो है विरोध होने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि वे जो रजिया सुल्तान के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो उसी समय क्या होता है, एक जगह था तबर हिंद, तबर हिंद, ये जो है अभी पंजाब में है, ठीक है, तबर हिंद जो है पंजाब में है। तो तबर हिंद का सूबेदार, ठीक है, कौन, तबर हिंद के सूबेदार मलिक सूबेदार, ठीक है, इसका नाम क्या था, मलिक अल्तुनिया, याद रखिएगा, मलिक अल्तुनिया, ठीक है। मलिक अल्तुनिया जो है क्या कर दिया, ये जो है बगावत कर दिया। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, रजिया सुल्तान जैसे बन जाती है तो इसके नाम पे जो है बहुत सारे जो सूबेदार थे, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे जो उस वक्त अंडर में रहते थे, राजा के अंडर में रहते थे, वो जो है इसकी बहुत इसके खिलाफ क्या कर दिए, बगावत कर दिया। तो उसमें से एक था तबर हिंद के सूबेदार, बहुत बड़ा एरिया इसके पास था, बहुत बड़ा एरिया था इसका, ओके, तो शक्तिशाली भी था ये सूबेदार, बहुत शक्तिशाली था, ओके। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था मलिक अल्तुनिया। इसने क्या किया, इसने कहा कि अब हम जो है गुलाम वंश के अंडर में नहीं रहेंगे, अब मेरा खुद का शासन होगा। तो जैसे ही ये बात रजिया सुल्तान को पता लगा तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, युद्ध होने लगा, ओके। तो जैसे ये इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में जो है रजिया सुल्तान हार रही थी, क्या हो गई थी, रजिया सुल्तान हारने लगी। क्यों, क्योंकि देखिए मलिक अल्तुनिया थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, सूबेदार का मतलब वही होता है, ओके। तो मलिक अल्तुनिया क्या था, ये जो है रजिया सुल्तान पर भारी पड़ रही थी। तो रजिया सुल्तान को जब लगा कि हम जो है मलिक अल्तुनिया को हरा नहीं पाएंगे, तो क्या किया, ये जो है मलिक अल्तुनिया को एक संधि भेजी, ठीक है, क्या भेजी, रजिया सुल्तान जो है मलिक अल्तुनिया पर क्या की, एक जो है संधि भेजी। ये संधि ये था कि इसने कहा किससे, मलिक अल्तुनिया से, कि क्या तुम हमसे शादी करोगी, ठीक है, कौन, रजिया सुल्तान किसको पूछा, ये जो है मलिक अल्तुनिया को एक संधि भेजी, इसमें ये लिखी थी कि हम आपसे क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और शादी के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग जो है संधि कर लेंगे और इस युद्ध को क्या करेंगे, हम लोग जो है रोक देंगे। बात क्लियर। तो मलिक अल्तुनिया भी चालाक था भाई, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या था, ये जो है दिल्ली सल्तनत का रानी थी, शासिका थी। तो अगर मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच अगर शादी हो जाता है तो अल्तुनिया ने सोचा कि हम ही तब राजा होंगे, क्योंकि हम तो राजा हो गए हैं, ओके, हम तो लड़का है भाई, ये तो लड़की है, जो बोलेंगे अपनी पत्नी को वो मानेगी, वो मेरे अनुसार काम करेगी। तो क्या करता है, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया के बीच क्या हो जाता है, शादी हो जाता है। क्या होता है, शादी हो जाता है। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। तो शादी होने के बाद जब ये क्या करते, लौट के, कौन कौन, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया जब लौट करके दिल्ली आ रहे थे,
ओके, ये तो पंजाब का था ना, पंजाब लड़ाई करने गई थी कौन, रजिया सुल्तान, जो हार रही थी। हारने के बाद क्या किया, हारने के बाद जो ये इससे संधि कर ली और कही कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो मलिक अल्तुनिया भी उसके बात को मान लिया। तो जैसे ये शादी करके कहाँ आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, तो उस वक्त जो है एक रास्ते में हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा में एक जगह का नाम है कैथल, कैथल, ठीक है। जैसे वे हरियाणा के कैथल इलाका में पहुंचे थे, तो इन पर क्या होता है, इन पर जो है डाकुओं का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। डाकुओं का क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। और ये जो आक्रमण होता है ये कौन कराया रहा था, क्या आप लोग को पता है? जो आक्रमण कराता है, जो डाकुओं का जो आक्रमण कराता है, ये कराता है वो 40 तुर्क कौन, सरदार लोग कराते हैं। ओके, क्योंकि 40 तुर्क सरदारों को इसे पसंद नहीं था, रजिया सुल्तान को पसंद ही वो नहीं करती थी, इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से रजिया सुल्तान को मार दिया जाए। ओके, तो इसलिए क्या भेजे, इसलिए जो है इसने डाकुओं को क्या किया, डाकुओं को जो है भेज दिया, किसको मारने के लिए, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया को मारने के लिए। और क्या करता है, ये जो डाकू लोग थे, ये क्या करता है, ये जो है 1240 में, ठीक है, 1240 में क्या करते हैं, इन दोनों का हत्या कर देता है, ठीक है, इन दोनों का हत्या करता है। किसका किसका, रजिया सुल्तान का भी हत्या कर देता है और मलिक अल्तुनिया का भी क्या करते हैं, हत्या कर देता है। कौन, डाकू। ओके, डाकू जानते होंगे जो लूटता है। ओके, क्योंकि जो 40 तुर्क जो सरदार थे, ये इसको जो है अफवाह कर दिया था, ठीक है, अफवाह में डाल दिया था कि इसने कहा था कि इन दोनों के पास जो है बहुत सारा हीरा जवाहरात का सामान है, जाकर लूट लो। तो जैसे ही लूटते हैं तो क्या करता है, इनका भी सेना था, इनका भी बहुत ज़्यादा आदमी सब था, दोनों में लड़ाई हो जाता है। तो लड़ाई में जो है रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया क्या करता है, मारा जाता है। बात क्लियर यहाँ तक, यहाँ तो बात क्लियर हो गया, यहाँ तो बात क्लियर हो गया ना। अब चलिए यहाँ तो जल्दी से लिख लिए। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, बहराम शाह। बहराम शाह क्या था भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहराम शाह के बारे में। तो रजिया सुल्तान के बारे में पूरा समझ में आ गया ना, किस प्रकार से हो रहा था। अब चलिए रजिया सुल्तान हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो किसके साथ लड़ाई हुआ था, ये जो है तबर हिंद के सूबेदार, तबर हिंद कहाँ पर है, ये जो है पंजाब में स्थित है। कौन था, मलिक अल्तुनिया, उसके साथ लड़ाई होता है। ओके, फिर क्या करता है, क्या दोनों जीत जाते हैं क्या, नहीं, दोनों क्या होता है, शादी के बंधन में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे वो दिल्ली आ रहे होते हैं तो कहाँ पर डाकू का हमला हो जाता है, हरियाणा के कैथल में हो जाता है। और 1240 में क्या होता है, इन लोग को जो है मार देता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे जो है जो 40 तुर्क सरदार थे ये बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद क्या होता है, अब जो है ये यानी कि 40 तुर्क जो सरदार थे, ये क्या करता है, ये जो है बहराम शाह को राजा बनाता है, बहराम शाह को राजा बनाता है। तो ये क्या होता है, ये जो है 1240 से 1242 तक क्या करता है, राज करता है। क्योंकि जो बहराम शाह था ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, क्या था, अयोग्य शासक था, यानी कि ये उसके समय में इतना कुछ भी चीज़ हो नहीं पाया। तो क्या करता है, इसको जो है 2 साल के बाद इसको हटा देता है, किसको, बहराम शाह को हटा देता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं नसीरुद्दीन शाह के बारे में। ओके, नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नसीरुद्दीन शाह के बारे में हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, हम लोग जो बस कुछ चीज़ पढ़ेंगे नसीरुद्दीन शाह के बारे में। देखिए नसीरुद्दीन शाह जो था ये क्या था, इसको कौन चयन किया था, इसको जो है 40 तुर्क सरदार लोग क्या कहते हैं, इसको जो है चयन किया था। बात क्लियर। अब क्या था, ये जो है ना, जो नसीरुद्दीन शाह है ये बहुत ही कम खर्च करने वाला राजा था, बहुत कम खर्चा करता था। ओके, और क्या करता था, ये जो है अपना खुद का आजीविका को चलाने के लिए, ये अपना खुद का आजीविका को चलाने के लिए क्या करते थे, टोपी सिलता था। टोपी जानते हैं ना, जो मुस्लिम लोग क्या करते थे, टोपी पर जो पहनते हैं, ओके, सफ़ेद रंग का, तो वो क्या करते थे, वो जो है उसको सिलते थे, खुद अपने हाथों से बनाते थे और बेचते थे, और उसी से वो क्या करते थे, उसी से जो है वे अपना काम करते थे, जो भी पैसा आता था। तो ये जो है डिपेंड नहीं थे, पूरे अपने आप में डिपेंड थे। ओके, तो नसीरुद्दीन शाह जो है बस ये काम किए थे। और क्या था, इसने जो है ये जान लिया था, नसीरुद्दीन शाह जो है इसको ये पता चल चुका था कि जब तक 40 तुर्क सरदार रहेंगे तब तक कोई भी जो राजा बनेंगे वो अपनी 100% काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि राजा अगर बोलेगा कि हमको वो काम करना है, लेकिन अगर 40 तुर्क सरदार अगर बोल दिए कि नहीं वो नहीं करना है, तो अब राजा जो है वो काम नहीं कर सकता था, उनका बात को मानना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, नसीरुद्दीन शाह जो थे
40 तुर्क सरदार का जो पावर है उसको घटाने के लिए, किसका, 40 तुर्क सरदारों के पावर को घटाने के लिए क्या करता है, इसने जो है उनके अंदर में, उनके यानी कि उनके साथ जो 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है, 40 तुर्क सरदार में, ठीक है, 40 तुर्क सरदार के जो दल है, इसके दल में एक ईरानी को डाल देते हैं, एक ईरानी को डाल देते हैं, ठीक है, एक ईरानी नाम था। देखिए 40 तुर्क में क्या था, सभी का सभी तुर्क था, लेकिन क्या होता है, मान लेते हैं कि अब भाई 40 तुर्क में से हमेशा थोड़ा जिंदा रहेगा, कोई ना कोई तो मरेगा ना, जैसे मरता था फिर नया नियुक्ति किया जाता था। तो उसी प्रकार से एक आदमी मर गया तुर्क सरदार में से, तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से जो है जो नसरुद्दीन शाह है एक ईरानी को डाल दिया, क्योंकि डालना किसको था, तुर्क को डालना चाहिए था, लेकिन किसको डाला, ईरानी को डाल दिया। ओके, तो जैसे ही इस ईरानी इस तुर्क सरदार में जैसे घुस गया, तो क्या करता है, ये जो है जो 40 तुर्क सरदार था उसका पावर को थोड़ा से कम कर दिया। ओके, क्योंकि इनमें 40 तुर्क सरदार में क्या था, बीटो वाला जो पावर था, बीटो समझ रहे ना क्या होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे बीटो क्या होता है, जैसे यूएन में जिस प्रकार से होता है 5 ये बीटो कंट्री है। ओके, तो उसी प्रकार से 40 तुर्क सरदार में भी एक जो ईरानी था वो क्या करता था, ये जो है हर बात पर 40 तुर्क सरदार को क्या करता था, बीटो दे देता था। यानी कि इनका जो शक्ति था, किसका, 40 तुर्क सरदार का जो शक्ति था उसको कुछ हद तक जो है इस ईरानी ने क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो इसी से खुशी होकर नसरुद्दीन शाह क्या किया, इस ईरानी का नाम क्या करता है, इस ईरानी का नाम देता है उलुग खां की उपाधि देता है, उलुग खां। क्या आप लोग को पता है ये ईरानी का नाम क्या था, क्या इस ईरानी का नाम पता है, ये ईरानी का नाम था बलबन। कौन था, ये बलबन था, जो कि गुलाम डायनेस्टी का सबसे योग्य शासक था, सबसे क्रूर शासक था, सबसे खतरनाक शासक था। ओके, पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जैसे 40 तुर्क सरदार में से कोई एक मर जाता है, तो क्या होता है कि बलबन जो कि ईरान का रहने वाला था, इसको क्या करता है, इसको जो है 40 तुर्क सरदार के जो ग्रुप था इसमें इसको डाल देता है। तो क्या करता है, जैसे ही बलबन इनके ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इनका जो बोलबाला था, 40 तुर्क सरदार का जो बोलबाला था उसको कुछ हद तक कम कर देता है। ओके, तो इससे खुशी होकर के नसरुद्दीन शाह क्या करता है, नसरुद्दीन शाह जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि दे डालता है। क्या करता है, उलुग खां का उपाधि देता है। बात क्लियर हो चुका है। और देखिए और क्या होता है कि जैसे ही नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है, किसका मृत्यु हो जाती है, जैसे ही नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो बलबन था ये किसका गुलाम होगा, ये जो है नसरुद्दीन शाह का गुलाम था। कौन, बलबन। बात क्लियर, नसरुद्दीन शाह का गुलाम कौन था, बलबन था। ठीक है, तो जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो राजगद्दी में कौन बैठ जाता है, तो राजगद्दी में बैठ जाता है बलबन। कौन बैठ जाता है, बलबन बैठ जाता है। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो है बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। तो नसरुद्दीन शाह क्या किया था, नसरुद्दीन शाह जो है 40 तुर्क सरदार की का जो पावर था उसको कम करने के लिए किसको डाला, बलबन को डाला। ओके, बलबन कौन था, बलबन जो था एक ईरानी था। बात क्लियर। और बलबन क्या करता है, बलबन जो है इनका शक्ति को क्या करता है, घटा देता है, जिसके कारण खुश होकर क्या करता है नसरुद्दीन शाह जो उसको उलुग खां की उपाधि देता है। बात क्लियर। अब किसको पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, बलबन का क्या होता है, जैसे ही नसरुद्दीन शाह, एक मिनट, चलिए, जैसे नसरुद्दीन शाह की डेथ हो जाता है, जैसे नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, बलबन जो है राजगद्दी में बैठ जाता है। तो जैसे ये बैठ जाता है राजगद्दी में, तो जो 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है, तो 40 ये बैठ गया तो 39 हो गया। तो उसने जो है इसका क्या करता है, ये जो विरोध करता है, कौन, 40 तुर्क जो सरदार के जो सदस्य लोग थे वो क्या करते हैं, वही जो है इसका विरोध करते हैं। और बलबन को कहता है कि भाई तुम तो सरदार में था, 40 तुर्क सरदार था, तो तुम क्यों राजा बन गया, हम लोग राजा की चयन करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जो बलबन है इसने बोलता है कि तुम लोग ज़्यादा फुटानी मारता है, आज से क्या होगा कि 40 ग्रुप का जो मंत्रिमंडल है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसको जो स्थगित कर देता है, हटा देता है। किसको, 40 जो तुर्क मंत्रिमंडल का जो सदस्य था उनका जो पोस्ट था
उसको क्या करता है, उसको जो है कैंसिल कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि अगर अगर ये 40 बुढ़ऊ सब रहेगा तो क्या करेगा, हमको जो है कुछ काम करने नहीं देगा। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो है आज से 40 तुर्क जो सदस्य था उसको हटा दिया जाता है, वो पोस्ट हट जाएगा। बात क्लियर? तो बलबन जो है 40 तुर्क जो सरदार का जो मंत्रिमंडल का जो पोस्ट था उसको क्या करता है, उसको जो है हटा देता है। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? बताइए, यहाँ तो बात क्लियर हो गया ना? अब देखिए, यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है सबका। अब क्या था, चूंकि बलबन जो था ये कहाँ का राजा था, ये कहाँ के लोग था, ये कहाँ का आदमी था, ये जो था ईरान का था। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईरान में जो है एक प्रकार का उत्सव मनाया जाता था, एक प्रकार का त्यौहार मनाया जाता था। इस त्यौहार का नाम था नवरोज। ठीक है, नवरोज। ठीक है, ये कहाँ का त्यौहार था, तो नवरोज जो है ये ईरान का त्यौहार है। ओके, जिस प्रकार से हम लोग का क्या था, नवरात्रि होता है, यानी कि नवरात्र का, इसमें भी क्या होता है, नवरोज एक प्रकार का त्यौहार होता था, उसी टाइप का ही होता है। ओके, तो नवरोज की जो बात था, ये कौन लाया था, नवरोज त्यौहार को कौन सबसे पहले लाया इंडिया में, तो वो लाया था बलबन लाया था। यानी कि इंडिया में भी अब क्या करने लगा, इंडिया में भी जो है ईरान का एक त्यौहार नवरोज को मनाया जाने लगा। ओके, और नवरोज को कौन कब तक मनाया जाने लगा, नवरोज जो है हमारे औरंगजेब के समय तक इसको मनाया जाने लगा। और औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जो है नवरोज पर बैन लगा देता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अगर पूछा जाए कि बलबन जो है ये कौन से त्यौहार को लाया था, यानी कि पेश किया था इंडिया में, तो क्या हो जाएगा, नवरोज हो जाएगा। ओके, अब क्या था, बलबन जो है अपने समय में दो प्रकार का नियम को लाया था, दो प्रकार का नियम था। एक क्या था, एक था सजदा और एक था पाबूस। ठीक है, दो प्रकार के नियम लाया था अपने राज दरबार में। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे। ओके, सजदा और पाबूस के बारे में क्या होता है, पाबूस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानेंगे क्या है। तो देखिए, कोई भी आदमी अगर बलबन से मिलने आता अपने उसके राज दरबार में, तो क्या करना पड़ता, उसको जो है सजदा और पाबूस करना पड़ता। ठीक है, सजदा का मतलब क्या होता है, सजदा का मतलब होता है कि झुक करके प्रणाम करना, जैसे जापानी लोग करते नहीं हैं, उसी प्रकार से करना पड़ता है। किसको, बलबन को। मान लेते हैं कि अगर हम जो है अगर बलबन के पास जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको जो है सबसे पहले सजदा करना पड़ता है। सजदा का मतलब क्या होता है, यानी कि झुक करके उसको प्रणाम कीजिए, जय महाराज की जय हो, झुक जाइए, पूरा 90 डिग्री झुक जाइए, फिर क्या करना है, उसको जो है प्रणाम करना है। हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है सजदा कहते थे। पाबोस क्या था, पाबोस का मतलब है कि आपको जो है उसके सामने में पूरा नीचे एकदम गिर जाना है, पूरा सो जाना है, और उसका जो पैर जो होता है, जो फुट होते हैं, जो पैर होते हैं, पैरों को चूमना पड़ता था। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते थे पाबोस कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि बलबन जो था ये कौन कौन चीज़ को मतलब लागू किया था, तो क्या हो जाएगा, सजदा और पाबोस। सजदा में क्या था, सजदा में जो है झुक करके पहले प्रणाम कीजिए, फिर क्या करना है, फिर जो है आपको राजा के सामने में पूरा लेट जाना है। लेटने के बाद क्या करना है, लेटने के बाद जो है उसका जो पैर था, पैरों को चूमना पड़ता था, तो उसे क्या कहते थे, उसे जो है पाबोस कहते थे। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, इन्होंने जो है क्या था, जो बलबन जो था लव और रक्त की नीति अपनाया था। लव और रक्त की नीति, मतलब ये कितना खतरनाक था आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, लव और रक्त रक्त की नीति अपनाने वाला कौन राजा था। अगर पूछेगा आपको कि वो कौन सा राजा था जिन्होंने लव और रक्त की नीति को अपनाया था, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बलबन। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, यानी कि अगर आपको राज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको खून से आपको सीना रंग करना पड़ेगा। ओके, यानी कोई भी अगर आपके विरोध कुछ काम कर रहा है तो उसको क्या करना है, उसको डायरेक्टली मार दो। इस प्रकार से बात होता है। एक मिनट।
चलिए यहाँ तो हो गया। अगर पूछेगी कि लौह और रक्त की नीति को कौन अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने अपनाया था। बात के लिए यहाँ तक क्या, यहाँ तक बात हो गया ना। अब क्या था, इन्होंने, किसने, यानी कि बलबन जो था, इसने क्या किया था, जो बलबन था, इन्होंने अपने को, इसने जो है अपने को खुदा का प्रतिनिधित्व कहा था, खुदा का प्रतिनिधि कहा था। ठीक है, यानी कि इसने कहा कि अगर आप लोग क्या करेंगे, हम जो है क्या है, हम जो है खुदा का प्रतिनिधि है, तो अगर अल्लाह से आप लोग जो मांगेंगे, अगर हमसे मांगिएगा तो क्या हो जाएगा, हम आपको वो चीज़ दे देंगे, वो चीज़ हम दे सकते हैं। ठीक है, आपका मनोकामना हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ कौन किया था, ये सब जो है बलबन ने कहा था। ओके, और क्या कहा था, इसने कहा कि राजा का जो डिसीजन होगा वही लास्ट डिसीजन है। ओके, किसने कहा था, बलबन ने क्या क्या कहा। बलबन देखिए, आपको पहले शुरू से बता देंगे कि बलबन जो है इसने नवरोज़ की स्थापना किया। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार का या फिर पर्व का शुरुआत किया था। इसने जो है सजदा और पाबस को लागू किया था। फिर क्या था, इसने जो है लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। चौथा क्या था, इसने जो है अपने को खुदा का प्रतिनिधित्व कहा। ओके, और पांचवा क्या था, पांचवा जो था, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम जो डिसीजन ले लिए वही अंतिम होगा। क्या होगा, वही मेरा अंतिम होगा। बात क्लियर हो चुका है, तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अंतिम राजा कौन था। इस वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था, तो इस वंश का अंतिम राजा का नाम था क्यूमस था। क्या नाम था, क्यूमस। ओके, कौन था, इस वंश का, यानी कि गुलाम वंश का। ओके, गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था, अंतिम शासक का नाम था क्यूमस। ओके, क्यूमस था। क्यूमस कौन था, क्यूमस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूमस को किस प्रकार से कौन मारा, किस प्रकार से हुआ, वो भी हम लोग कल देख लेंगे। ओके, तो क्यूमस कौन था, क्यूमस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब हम लोग ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि गुलाम वंश को हम लोग गुलाम वंश का नाम में क्यों रखते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि इस वंश में जितने भी राजा यहाँ पर क्या किया, शासन किए, इसमें से अधिकतर जो था वो क्या था, ये जो है अन्य राजा का क्या था, गुलाम था। अन्य राजा का क्या हो रहा था, अन्य राजा का गुलाम था। जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कौन था, वो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। नसीरुद्दीन शाह का गुलाम कौन था, नसीरुद्दीन शाह का जो गुलाम था वो बलबन था। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है इस वंश को गुलाम वंश कहा जाना एकदम सही था। बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक, बताइए। यानी कि यहाँ का ज़्यादातर शासक जो है क्या थे, सभी के सभी गुलाम थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे, इसलिए जो है इन्हें गुलाम वंश कहते थे। ओके, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहते हैं। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, गुलाम वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कल जो हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे। बात क्लियर। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।